तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का डिजिटल एजुकेशन का। यह हमारा पार्ट 4 है, ठीक है। और हम लोग बात करने वाले हैं सेमेस्टर 1 डिजिटल एजुकेशन, और इसमें लास्ट यूनिट है, चौथा यूनिट। इसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा। तो डिजिटल एजुकेशन यूनिट 2, ठीक है। यूनिट 2 कर लिए हैं, यूनिट 1, 2 सब कर लिए हैं, 3 भी कर लिए हैं, ठीक है। मैं दिखा दे रहा हूँ ये हम लोग कहाँ तक कर लिए हैं। और अभी हम लोग करने वाले हैं यूनिट 4। जल्दी से आ जा। यह यूनिट 3, इसको भी हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। और यूनिट 4 हमारा शुरू होता है। बहुत से लोगों का क्वेश्चन था कि हमें यूनिट 1 का वीडियो नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यूनिट 1 का जो है उसका मैं लिंक इसी वीडियो के लास्ट में दे दूँगा। फिलहाल हम लोग चौथे यूनिट को पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये सब हम लोगों ने कर लिया है और अभी करने वाले हैं हम लोग चौथा यूनिट, ठीक है। एलेक्सा वगैरह हो गया है। ये हमारा चौथा यूनिट यहाँ से शुरू होता है, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, तो पढ़ेंगे हम लोग ई गवर्नेंस, ठीक है, पर आधारित ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए यूनिट 4 जो है हमारा क्या क्या पढ़ना है, पहले ये देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। पहला है ई गवर्नेंस का अर्थ, यानी कि मीनिंग ऑफ ई गवर्नेंस क्या होता है। ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, गवर्नेंस मतलब शासन करना, यानी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से शासन करना, ठीक है। जैसे कंप्यूटर के माध्यम से आजकल आवासीय जाति आय बनता है, पहले जो हाथ से बनता था, ठीक है। पहले अब ज़मीन का रसीद कटाने होता था तो ऑफलाइन जो पटवारी जिसको बोलते हैं राजस्व कर्मचारी, वह काटते थे, लेकिन अभी ऑनलाइन कटता है, ठीक है। तो सब गवर्नेंस का तरीका ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है। वही है ई गवर्नेंस। उत्पत्ति, ओरिजिन कैसे हुआ, इम्पोर्टेंस जानेंगे, महत्व, उद्देश्य जानेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और फिर मौलिक तत्व जानेंगे, यानी कि फंडामेंटल एलिमेंट्स क्या है इनके। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे इसके फ़ायदा क्या है। तो इसका फ़ायदा तो बहुत सारा है कि काम जल्दी से होता है। नुकसान क्या है, नुकसान ये है भाई कि यहाँ पे ना बहुत से लोगों का रोज़गार चला गया, ठीक है। 5 आदमी का काम ये अकेले एक कंप्यूटर कर ले रहा, तो 4 आदमी बेरोजगार हो गया है, ठीक है। चुनौती क्या है, चैलेंज ये है कि हर गाँव तक ई गवर्नेंस मतलब कंप्यूटर जैसा सेवा नेटवर्क हर जगह अवेलेबल नहीं है, और हर आदमी इतना टेक्निकल नहीं है, ठीक है। हर आदमी इतना शिक्षित नहीं है कि इसका पूरा का पूरा उपयोग कर सके, ठीक है। अब ई गवर्नेंस के प्रकार हैं, ई गवर्नेंस के 4 को प्रकार है, G2C, G2B, G2G और G2E। ये क्या है, तो G2C इसका अर्थ होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी कि सरकार से आम जनता तक, नागरिक तक, ठीक है। दूसरा है G2B, यानी कि गवर्नमेंट टू बिजनेस, यानी कि सरकार से लेकर के व्यवसायिक संगठन या जितने भी बिजनेसमैन हैं उन तक। G2G यानी कि गवर्नमेंट से गवर्नमेंट तक, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट तक, ठीक है। फिर स्टेट गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट तक। फिर है G2E यानी कि गवर्नमेंट से लेकर एम्प्लॉय तक। ये क्या है, तो शासन करने के ये 4 को तरीका है ई गवर्नेंस का, ठीक है। ये मैं बताऊँ, मैं अपने MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसको पढ़ा था, ठीक है। और आप लोग को यहाँ पे दिया गया है, हल्का सा दिया गया है, मेरा वहाँ पे पूरा एक बुक था इसके ऊपर, ई गवर्नेंस, इसके ऊपर पूरा एक टॉपिक था, एक वो सब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव करते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है कि ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन ए, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना। तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे जी, गजब बात करते हैं। पारदर्शिता लाना है, यानी कि जितना भी चीज़ कर रहे हैं सब कोई देख सके। जटिलता बढ़ाना या विलम्ब करना नहीं। ई गवर्नेंस का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य क्या है, पारदर्शिता लाना है, यानी कि जो भी काम हो रहा है वो सबको दिखाई दे। जैसे आपने मान लीजिए आवासीय जाति आय बनाने दिया, ठीक है, इनकम कास्ट और रेसिडेंटल बनाने दिया है। अब वह मान लीजिए आपने SDO तक लेवल से अप्लाई किया है या CO लेवल से, तो वह कहाँ तक पहुँचा है उसका आप स्टेटस आप अपना एक्नॉलेजमेंट जो नंबर मिलता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर, रिसिप्ट का नंबर, रेफरेंस नंबर, उससे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वह कहाँ तक पहुँचा ये हम देख सकते हैं, कैसे, कंप्यूटर से। तो ई गवर्नेंस क्या किया, पारदर्शिता ला दिया, ठीक है। आपका ई कल्याण का फॉर्म भरें, कहाँ पे जाके अटका है तो वो पता चल जाएगा, यानी कि यह पारदर्शिता ला रहा है। कौन ला रहा है, ई गवर्नेंस, ठीक है। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, गवर्नेंस मतलब शासन करना, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से शासन करना। रुको यार, लाइन ना, यहाँ पे कोई भरोसा नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। G2C गवर्नमेंट टू, G2C का फुल फॉर्म क्या है, तो गवर्नमेंट टू सिटीजन। सिटीजन मतलब होता है नागरिक, ठीक है। नागरिक मतलब आम जनता को ही नागरिक बोलते हैं। वो चारों याद कर लीजिएगा,
ये वाला, गवर्नमेंट टू सिटीजन सरकार से नागरिक तक, गवर्नमेंट टू बिजनेस सरकार से बिजनेस व्यापार तक, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सरकार से सरकार तक, और गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय सरकार से लेकर कर्मचारी तक। ठीक है, ये चारों आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है हमारा ई गवर्नेंस की शुरुआत भारत में किस दशक में हुई थी? दशक मतलब डिकेड, मतलब 10 सालों का समय। ठीक है, तो ई गवर्नेंस की शुरुआत भारत में 1980 के दशक में हुई थी। ठीक है, चलिए, उस समय सरकार पे कौन थे? तो इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ई गवर्नेंस का लाभ नहीं है? तो देखिए, पारदर्शिता तो इसका एक लाभ है। त्वरित सेवा मतलब बहुत फास्ट काम होता है, ये भी एक सही है। अधिक भ्रष्टाचार हो गया? नहीं, ई गवर्नेंस के आने से, ठीक है, कंप्यूटर का आने से, कैमरा के आने से, सीसीटीवी कैमरा के आने से, ये सब क्या हो गया है? भ्रष्टाचार में कमी आई है। ठीक है, लागत में भी कमी आई है, तो ये सब फायदा है। लेकिन भ्रष्टाचार अधिक हुआ है, ये गलत बात है। नहीं, भ्रष्टाचार अधिक नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा G2B यानी कि गवर्नमेंट टू बिजनेस का तात्पर्य क्या है? तो G2B का गवर्नमेंट टू बिजनेस कहाँ पे है? गवर्नमेंट टू बिजनेस, ये हमारा बी नंबर पे है, गवर्नमेंट टू बिजनेस। ठीक है, आगे देखते हैं। तो कुछ हमने सब्जेक्टिव किया, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव किया, अब हम लोग सब्जेक्टिव करते हैं। ठीक है, ज़्यादा मैं पढ़ने के लिए फोर्स नहीं करता हूँ, बस थोड़ा पढ़ो जितना काम का है, ज़्यादा समझो, पढ़ो कम, ज़्यादा समझो। ठीक है, सब्जेक्टिव प्रश्न, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, हिंदी में बोलते हैं विषयनिष्ठ। ठीक है, सब्जेक्टिव को। ई गवर्नेंस, एक मिनट, ई गवर्नेंस क्या है, इसका अर्थ और उत्पत्ति बताइए। ठीक है, तो ई गवर्नेंस का अर्थ है सूचना या संचार प्रौद्योगिकी ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सरकारी कार्यों, ठीक है, सेवाओं और प्रक्रियाओं को जितना भी है डिजिटलाइज करना, ठीक है, या ऑनलाइन करना। इसका उद्देश्य सरकारी सेवा में नागरिकों को आसान तरीके से और पारदर्शिता और शीघ्र जल्दी से जल्दी उस तक सेवा पहुंच सके। ठीक है, उत्पत्ति क्या है? तो देखिए, ई गवर्नेंस की शुरुआत 1980 के दशक में कंप्यूटराइजेशन से हुई थी। धीरे धीरे NIC यानी कि नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर के माध्यम से विभिन्न विभागों में यह डिजिट किया गया। ठीक है, आपने देखा कहीं कहीं पे लिखा था www.ni.nic। ठीक है, NIC हमारे देश की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है इन्फॉर्मेशन को लेकर कर, राष्ट्रीय सूचना केंद्र बोला जाता है, नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर इंग्लिश में। ठीक है, अगला है ई गवर्नेंस का उद्देश्य क्या है और महत्व क्या है। आप इसी में जोड़ सकते हैं, ई गवर्नेंस का उद्देश्य, महत्व सब। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकता है और एक साथ भी आ सकता है। तो ई गवर्नेंस का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सेवाओं को नागरिकों तक जल्दी से जल्दी पहुंचाना, पारदर्शिता लाना, भ्रष्टाचार में कमी लाना, सूचना का सुलभ विवरण देना और नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा महत्व क्या है इसका? तो देखिए, महत्व है प्रशासन में दक्षता लाना यानी कि स्किल को बढ़ाना, समय और लागत दोनों की बचत करना, ग्रामीण क्षेत्रों में भी सेवाएं पहुंचाई जा सकती हैं और नागरिकों के बीच सरकार पर विश्वास बढ़ता है। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है और महत्व ये है। लेकिन खेद की बात है, मतलब कि ये सारे उद्देश्य को हम लोगों ने प्राप्त नहीं कर पाया है। ठीक है, लाख कोशिश के बावजूद भी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और बोलते हैं ना कि चोर कर 40 बुद्धि, तो चोर का जो है ना 40 को बुद्धि है। चलिए आगे देख लेते हैं, ई गवर्नेंस के मौलिक तत्व क्या है, फंडामेंटल ऑफ एलिमेंट्स। तो देखिए, ई गवर्नेंस का मूल उद्देश्य जो है नेटवर्क और इंटरनेट सुविधा प्रदान करना, डेटा सिक्योरिटी और गोपनीयता को बनाए रखना। ठीक है, ई सेवा यानी कि ई सर्विस देना, मतलब आप घर पे ही काम कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। डिजिटल पहचान जैसे आधार कार्ड बनाना, क्लाउड कंप्यूटिंग और मोबाइल प्लेटफॉर्म लाना। ठीक है, कुल मिला के बात इतना है कि इसका जो है मुख्य उद्देश्य ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, मतलब पूरा का पूरा जो सरकार का कामकाज होता है वह सब कंप्यूटरीकृत कर देना, यही इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, ई गवर्नेंस के फायदे और नुकसान बताइए। देखिए तो फायदा सबसे पहले जान लीजिए कि पारदर्शिता लाता है, यानी कि यह जो है क्या आप कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, सब कुछ देख सकता है। ठीक है, हर कोई। तेज सेवा और सरलता होती है, प्रशासन में दक्षता आती है, भ्रष्टाचार में कमी आती है और ग्रामीण और दूर दराज के लोग भी उन सेवाओं का लाभ ले सकते हैं।
अब नुकसान क्या है, तो देखिए साइबर सुरक्षा एक बहुत बड़ा नुकसान है कि आपका जो है कंप्यूटर हैक हो जाएगा तो गिलो बेटा पानी में, ठीक है। कंप्यूटर हैक हो गया तो फिर आदमी परेशान हो जाता है ना, उसको हार्ट अटैक आ जाता है। तकनीकी सुरक्षा में गड़बड़ी हो सकती है, टेक्निकल काम हो सकता है, लाइन के बिना काम नहीं चल सकता है, ठीक है। उसके बाद प्रारंभिक लागत होती है, मतलब हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। आप 50,000 का लैपटॉप हर कोई नहीं खरीद सकता है यार, ठीक है। 30,000 का लैपटॉप हर कोई नहीं खरीद सकता है। तो यही एक प्रॉब्लम है कि हर तक इसकी सेवा नहीं पहुंच पा रही है। सिस्टम फेल होने पर सेवाओं को बाधित होती है। और एक चीज़ लिख लीजिए कि इससे बेरोजगारी बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे हाथ से 10 गो आदमी काम करते थे अब जो है यहाँ पे 5 आदमी काम कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं ई गवर्नेंस के प्रकार और उनके उदाहरण बताइए। ई गवर्नेंस के प्रकार और उनके उदाहरण बताइए। तो देखिए यह हमारा अंतिम है और इसमें देखिए G2C यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन, नागरिकों को सीधा सेवा पहुंचाना, ठीक है। उदाहरण के लिए डिजी लॉकर से आप लोग अपना सब कुछ जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब डाउनलोड करके रख सकते हैं। आज जान लीजिए, नहीं जानते हैं तो, ठीक है। और मैं एक दिन सिखा दूंगा आप लोगों को। आधार पोर्टल, ठीक है, पासपोर्ट सेवा, ये सारे क्या है तो सरकार नागरिकों तक पहुंचने का एक उदाहरण है। अगला है G2B यानी कि गवर्नमेंट टू बिजनेस, व्यापारियों तक सेवा। उदाहरण के लिए GST पोर्टल और ई टेंडर, ये सब क्या है तो गवर्नमेंट किस तक पहुंच रही है, बिजनेस व्यापारियों तक, किसके जरिए तो G2B के तहत, ठीक है। गवर्नमेंट टू बिजनेस जैसे GST हो गया, ठीक है, टैक्स आप लोग पे करते हैं। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से गवर्नमेंट। इसमें क्या है गवर्नमेंट के विभिन्न डिपार्टमेंट के बीच एक दूसरे का काम आसान हो गया है, ठीक है। क्राइम ट्रैकिंग सिस्टम PFMS, और जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई स्टेट गवर्नमेंट काम आता है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट से कोई फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में काम आता है, डिस्ट्रिक्ट से फिर लोकल एकदम ब्लॉक लेवल पे काम आ जाता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट से गवर्नमेंट भी काम होता है। और G2E यानी कि गवर्नमेंट से एम्प्लॉय, कर्मचारियों के लिए पोर्टल है जिसमें पेंशन मिलता है। सरकार के द्वारा जो पेंशन है वह कर्मचारियों को दिया जाता है, सरकारी सेवाएँ होती हैं, ठीक है। तो ये सारे G2B, G2C और G2E के उदाहरण हैं, ठीक है। अंतिम है, बस यही क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन पेपर आपको दिखाएंगे पिछले साल वालों का। तो क्वेश्चन है ई गवर्नेंस में आने वाली प्रमुख चुनौतियां क्या हैं। तो देखिए वही सारी चीज़ें हैं कि हैक होने का खतरा रहता है, ठीक है, बहुत महंगा है भाई साहब, कैसे अफोर्ड करेंगे भैया, कौन बोलता है भैया कैसे अफोर्ड करेंगे, डिजिटल सुरक्षा की कमी, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक ही चीज़ को बार बार घुमा के मैंने बताया है और देख लिए होंगे कि आपको लिखने का तरीका क्या है। और मैंने खास करके यहाँ पे जो है ना कुछ फैक्चुअल चीज़ें ली हैं जो आप लिख सकें, नोट कर सकें। आप इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। चारों वीडियो अगर आप देख लिए होंगे तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आपका एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो एग्ज़ाम नहीं छूटेगा, ऑब्जेक्टिव आएगा तो मुश्किल रहेगा पेपर, ठीक है। हाँ लेकिन फिर भी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इतना ऑब्जेक्टिव करवा दिए लगभग, कितना लगभग 40 को ऑब्जेक्टिव तो करवा दिए हैं और जितना बचेगा सब मैं प्रीवियस ईयर से कवर करवा दूंगा, ठीक है। 4-5 साल का मतलब पिछले 3 साल का पेपर दिखा दूंगा नहीं यार, एक साल में 3 गो पेपर होता है, 3 साल नहीं 2 साल का हुआ है तो 3 दूना 6 गो पेपर हो जाएगा, 6 गो 7 गो पेपर, ठीक है। ओके बाय।